इटावा की आरती जो होती है अपने निजी काम से एक दिन आगरा जा रही होती है। आगरा जब जाती है तो रोडवेज बस पकड़ती है। रोडवेज बस में जब बैठती है तो लगभग वहां से 25 किलोमीटर आगे चल के एक कस्बा पड़ता है सिरसागंज, वहां बस रुकती है। तो जब वहां रुकती है बस तो उसमें एक लड़का चढ़ता है जिसके हाथ में टिफिन होता है और उसके वस्त्र फटे पुराने होते हैं कपड़े, और एक मजदूर की हालत में जब वो चढ़ता है तो आरती उसे देखती है तो देखते ही सन्न रह जाती है, क्योंकि वो जो लड़का होता है आरती का पति होता है, जो 5 साल पहले दूसरी लड़की के चक्कर में आरती से डिवोर्स दे दिया था। और आरती जो थी अपने पिता के यहाँ स्कूल में पढ़ाई करके अपना जीवन यापन कर रही होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची घटना जो बताने जा रहा हूं, जैसे ही आरती ने अपने पति को देखा, देखते ही सीट पे अकेली थी, इशारा किया इधर आ जाइए, बैठने में संकोच क्यों कर रहे हो। तभी रोहित की नजर नीचे झुक जाती है। अब आरती तो पहले भी खुश थी, लेकिन उनका हाल ये हो गया कि वो एक मजदूरी पर आ गए। बहुत अच्छा काम चल रहा था। आरती ने पूछ लिया, आपका ये हाल क्या है? टिफिन लेकर कहाँ जा रहे हो? ये फटे पुराने कपड़े हैं। आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो? तुमने जो शादी की थी वो आपकी पत्नी आपसे लाड द्वार प्यार खूब करती होगी, कहिए कैसे हो? तो जो इतनी बात आरती कहती है तैसे ही रोहित फूट फूट कर रोने लगता है और उसकी जबान से कोई जवाब नहीं आता। आरती फिर पूछती है, रोहित बताइए आपको क्या परेशानी है? आपका घर परिवार खूब फलीभूत था, सब लोग ठीक थे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। आप किसी लड़की से फोन करते रहते थे और हम मना करते थे तो तुम मानते नहीं थे। जब हम कहते थे तो तुम दारू पीकर आ जाते थे, ड्रामा करते थे, और तुमने जबरदस्ती पेपर डलवाकर मुझे डिवोर्स दिलवा दिया। अब आप बताइए, आपकी जिंदगी में कैसा सुहाना सफर गुजर रहा है? जो वो श्रीमती जी आई हैं वो कैसे आपके संग कैसी जिंदगी गुजार रही है, क्या होता है? तो रोहित रो करके कहता है कि बस आरती, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं आगे शब्द बोलने लायक नहीं हूं। लेकिन वो कहता है कि बताइए क्या बात है, आपको क्या है? क्योंकि रोहित ने दूसरी लड़की के चक्कर में विवाह किया था। तो रोहित बताता है कि जिससे मैंने विवाह किया वो इतनी नीच निकली कि मेरे माता पिता को उसने जहर दे दिया एक दिन खाने में जहर देने के बाद, और महीना 4 महीना मेरे साथ रहती है। जब वो रहने के बाद मैं काम पर जाता था, उसका वीवीआईपी खर्चा था, और मैं फिरोजाबाद एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, एक कारखाने में काम करता हूँ। वो जब मेरे अनुपस्थिति में जब होता नहीं था तो बाहर के लड़के बुलाती थी, उनके साथ रंगरेलियां मनाती थी, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारती थी, और उसने एक दिन मुझे भी मरवा दिया होता। अब रोहित अपनी सारी बात बताता है तो आरती एक एक बात सुनती है। पूछती है, फिर क्या हुआ? तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? बोले, कार्रवाई की बात क्या है, क्या करता? जो माल जेवर था वो सब लेकर भाग गई। रोहित कहता है, उसके चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, मकान बिक गया, घर द्वार बिक गया, अब कुछ नहीं रहा। जो मकान गिरवी रखा है, मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करने के बाद जो पैसा मिलता है वो पैसा लेकर के आता हूँ, आने के बाद उसकी भरपाई करता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, केवल अपना बदन रह गया है, शरीर रह गया है। क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? आरती पूछती है, क्या दूसरा और विवाह करने की इच्छा है? बोले, माफ करना, अब कोई इच्छा नहीं रही। फिर रोहित संभलता है, संभलने के बाद पूछता है, क्या आपने कहीं घर बसा पाया या नहीं बसाया, या ऐसे ही रह रही हो? तो जैसे ही पत्नी पूछती है, आरती कहती है कि अभी मैंने कोई घर नहीं बसाया। घर एक होता है, 10 नहीं होते। आपने मुझे छोड़ दिया, आपसे मैंने कुछ कहा नहीं, और तो घर बसाने की इच्छा क्या है? अब तो रोहित होता है बहुत फूट फूट कर रोने लगता है।
आरती कहती है हाँ लड़का तो कई एक आए, हमें शादी के लिए कहा कि शादी कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कोई शादी नहीं की। कहा एक शादी से काम नहीं चला तो दो दो शादी क्या कर सकते हैं, जब एक नहीं त्याग दिया तो हो सकता है कि वहां भी ठिकाना ना लगे, जैसे कि आपने किया। अब जब ये दशा देखती है, आरती जो होती है अपना निजी घर पे एक स्कूल चलाना शुरू करती है, जो कि ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती थी और कॉलेज भी चलाती थी। माता पिता के पास इतनी हैसियत होती है। तो वो दशा देखने के बाद रोहित की उसे तरस आ गया। कपड़े फटे थे, टिफिन हाथ में था और सर से गमछा बंधा हुआ था। तो वो 2000 रुपये निकालती है और रोहित को देती है और कहती है कपड़े ले लेना और ठीक से अपना गुजर करना। लेकिन रोहित वो पैसे लेने में सकुचाता है। जब सकुचाता है तब तक धीरे धीरे शुक्राबाद क्रॉस हो जाते हैं, तो जहां उन्हें उतरना होता है फिरोजाबाद, लेकिन आरती को कुछ रहम आता है। विचार किया अब ये बर्बाद हो चुका है, आखिर मेरा पति था, मैंने इससे पैसा लिया, लेकिन अब ये पश्चाताप कर रहा है। रोहित कहता है हमसे भूल हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। आरती कहती है चलो मेरे साथ आज चलते हैं, देखा जाएगा, आज ड्यूटी पे मत जाओ, चलो आज ताजमहल घूम करके आते हैं। तो वो भी मना नहीं करता और कहता है मेरे पास टिकट फिरोजाबाद तक का है, लेकिन आरती कहती है टिकट हम कटवाते हैं। टिकट कटवा लेते हैं, दोनों जाते हैं आगरा, ताजमहल घूमते हैं। घूमने के बाद एक एक फोटो कराते हैं, एक एक फोटो कॉपी करते हैं। उसके बाद में वहीं से उन दोनों में प्यार परवान बढ़ना शुरू हो जाता है। आरती उसकी हालत को समझ चुकी थी और सोचने लगी काश सुबह से भटक जाए, शाम को घर पे आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता। जब घूमते रहते हैं एक दूसरे को होटल में खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद वही पुरानी बातें ताजा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आरती कहती है कि आप अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बोले मेरा तो बस वही मुकाम है रोजाना का, करना खाना कोई है नहीं, पैसे इकट्ठे करता हूँ, मकान गिरवी रखा है, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपया दिया था, अब उसे छुटाना है, जैसे भी कुछ है वो होगा। उसके बाद आरती कहती है और कुछ कहना है। बोले कुछ अब हम कहने लायक नहीं है, अगर आप चाहो तो मेरा घर बसा सकती हो, घर आगे बढ़ा सकती हो, अब आपके हाथ में है। इतनी कह करके वो रोहित उसे पकड़ करके बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने लगा तो आरती को तरस आ जाता है और आरती कहती है तुम्हारे लिए हमारा गेट पहले भी खुला था, आज भी खुला है, अगर आप ठीक से चलोगे, दारू वारू नहीं पियोगे, सब काम करोगे, किसी की बात नहीं मानोगे, तो मैं आपके साथ आज भी चलने के लिए एग्री हूं। तो रोहित बड़ा खुश होता है और कहता है बस आपकी जो आप कहेंगी हम वही करेंगे। तो रोहित और उसकी पत्नी आरती सीधे आते हैं। आने के बाद सिरसागंज अपने मकान पर रुकते हैं। आरती अपने पिता को खबर करती है कि मैं सुबह की भटकी हुई शाम को घर पहुंची हूं, मेरे पति मिले हैं, अब मैं उनके साथ रहना चाहती हूं। तो माता पिता भी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बेटी ठीक है, तुमने अपना घर बसा लिया। इसके बाद आरती अपने पति को लेकर अपने घर जाती है, उधर से अपना सामान सब कुछ लेकर के रहने लगती है। लेकिन उसका पति जो मजदूरी करता था उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू करता है। आज वो दोनों ही पति पत्नी प्रिंसिपल बनकर के उस कॉलेज में ऐश और आराम कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी हमारी कैसी लगी? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, क्योंकि कहानी सुनाने का मतलब उद्देश्य ये है कि किसी का घर न बिगड़ने पाए, घर परिवार ठीक से चले, क्योंकि हमारी ही कमियों के द्वारा ये सब बनाव बिगाड़ होता है और हम अपनी ही कमी महसूस नहीं करते हैं, तभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान, किसी को टॉर्चर करना नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।